हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं 5 अप्रैल के दैनिक करंट अफेयर्स के विषयों के ऊपर दोस्तों। और आज हम सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेशन या पंजीकरण रजिस्ट्रेशन की बात करने वाले हैं। और नई पीढ़ी की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जिसको हम अग्नि प्राइम मिसाइल कह रहे हैं, है ना, मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। फिर भारत में पहली डोमेस्टिक एक जीन थेरेपी बनाई गई, इसकी जानकारी लेंगे। और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता से इसमें सुरक्षा पर अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में एक ऐतिहासिक समझौता या फिर हस्ताक्षर जो है एक समझौते पे हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे अहोबिलम मंदिर जो है उसमें तीर्थ यात्रा पर क्या बैन लगे हैं, क्या प्रतिबंध है, इनकी चर्चा करेंगे। और ताइवान के अंदर एक भूकंप आया है, रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आता है। ताइवान भी पैसिफिक प्रशांत से सीमा लगती हैं और अभिसारी कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री के ऊपर होने के कारण यहाँ अर्थक्वेक रेगुलर देखे जा रहे हैं, पर इस बार बहुत ही तीव्र मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक देखा गया और इसके कारण काफ़ी डिस्ट्रक्शन भी हुआ। दोस्तों, आप इस टेलीग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं, जगदीश जांगिड सर PW, और यहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे इस क्लास की PDF सारांश हिंदी व अंग्रेजी दोनों में। दैनिक तौर पे हर शाम को हम यहाँ पे क्लास की PDF और समरी आपको साझा कर देते हैं। आज अगर आप द हिंदू का एडिटोरियल देखने की कोशिश करेंगे या फिर इसके फ्रंट पे जाएंगे तो फ्रंट पे आपको सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन दिखेगी, गवर्नमेंट टू रिकॉर्ड पेरेंट्स रिलीजन टू रजिस्टर बर्थ। तो अगर आज की तारीख में किसी भी बच्चे का जन्म होता है, घर पे हो चाहे हॉस्पिटल में हो, किसी भी परिस्थिति में जब बर्थ का रजिस्ट्रेशन होता है, शुरुआत से उसका अभी डिजिटलाइजेशन करना शुरू कर दिया है। करंट जो प्रैक्टिसेस है आपके पास में, रिलीजन जो है यहाँ पे वो सिर्फ चाइल्ड की फैमिली का काउंट किया जाता है, मतलब बच्चा किस परिवार से बिलोंग करता है ना। सपोज वो हिंदू है उसका परिवार, मुस्लिम धर्म से है उसका परिवार। पर अब यहाँ पे जो है मॉडल रूल ड्राफ्ट आए हैं और यह कह रहे हैं कि सर अब पेरेंट के सेपरेटरी, जैसे पिता का और माता का, अगर इन दोनों का धर्म अलग अलग है, रिलीजन अलग अलग है, तो बच्चे के जन्म सर्टिफिकेट में उसे डिक्लेयर करना आवश्यक हो जाएगा। और ये डेटाबेस होगा, इसको नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर या NPR के अंतर्गत। और यही नहीं, अभी अभी तो भविष्य में वोटर का जो वोटर रोल्स होते हैं, उनका डेटा निकालने के लिए, आधार को अपडेट करने के लिए, राशन कार्ड्स, पासपोर्ट्स को अपडेट करने में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। ये इन्फॉर्मेशन का पूरा एक तरीके से डिजिटल सर्टिफिकेशन होने वाला है। तत्पश्चात ये कोई भी एडमिशन, जैसे आपके पास में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हो, गवर्नमेंट पोस्ट पे हो, तो उनमें भी यहाँ पे इस सर्टिफिकेट को आधार बनाया जा सकता है। आज की तारीख में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह जानकारी दे दी है कि आज से, भविष्य से जो रिकॉर्ड किया जाएगा पेरेंट्स का रिलीजन भी, अगर किसी भी बच्चे का जन्म पंजीकरण करना है, तो यह याद रखने योग्य बात है दोस्तों आपके पास में। अब जन्म पंजीकरण से रिलेटेड जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं ये मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे RBD संशोधन अधिनियम जो है वो ऑलरेडी आपके पास में आ चुका है और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है बहुत ही जल्दी इस अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए जन्मतिथि और उसके स्थान को साबित करने के लिए कई दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, उसमें से बर्थ सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और भारत में रजिस्ट्रार जनरल जो हैं उनकी जो है आपके पास में एक इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, क्योंकि पंजीकरण के लिए कौन निर्देश जारी करता है? पंजीकरण के लिए निर्देश जो है भारत के रजिस्ट्रार जनरल जारी करता है, और उनकी नियुक्ति भी यहाँ पे जो है एक महत्वपूर्ण कारक हो सकती है इस निर्णय को इम्प्लीमेंट करने में। पंजीकृत जो होता है आपके पास वो किसी भी डेथ का हो सकता है, किसी भी बर्थ का हो सकता है, नेशनल लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है, केंद्र राज्य सरकार दोनों इसका जो है डेटाबेस जो है वो स्थापित करती है, मेंटेन रखती है। अब राज्यों का जो भी अलग अलग डेटाबेस है उसे एकीकृत यहाँ पे किया जाएगा, मतलब सेंट्रल रिसोर्स जो है आपका मेंटेन किया जाएगा। क्योंकि कई लोग जो हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेट कर जाते हैं, है ना, और फिर वहाँ पे उनके बच्चे का जन्म होता है या फिर उनके परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसका पूरा डेटा मेंटेन करने के लिए हमें एक केंद्रीकृत पोर्टल, सेंट्रलाइज रजिस्ट्री होना आवश्यक हो चुका है। और चिकित्सा संस्थानों में जो है रजिस्ट्रार को मृत्यु का कारण प्रमाण पत्र प्रदान करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे गोज विदाउट सेइंग, ये बर्थ ही नहीं, ये जो ड्राफ्ट रूल आए हैं यह डेथ सर्टिफिकेशन से और डेथ कॉज ऑफ डेथ सर्टिफिकेशन से रिलेटेड भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं अग्नि प्राइम मिसाइल के बारे में दोस्तों। देखिए मित्रों, ये जो अग्नि प्राइम मिसाइल आज यहाँ पे आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, ये अग्नि प्राइम मिसाइल काफ़ी सुर्खियों में है अभी, और इसको ये कहा जाता है कि ये अगली पीढ़ी, नई जनरेशन की एक बैलिस्टिक मिसाइल है। देखो, बैलिस्टिक मिसाइल का क्या मतलब हुआ? एक जगह से मार के फेंका, हवा में गई और एक ऊंचाई के बाद में वह निश्चित टारगेट के ऊपर जो है
यहाँ से इतनी दूरी तय करते हुए स्ट्राइक करती है। मतलब वो एक पैराबोला, एक परवलयाकार अपनी जो है गति उसको फॉलो करती है। अभी आप देखेंगे कि अब्दुल कलाम द्वीप से जो है ये नई पड़ी की बैलिस्टिक मिसाइल है, इसे लॉन्च किया गया है दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट ये याद रखना है आपको कि यह परमाणु हमले में सक्षम है और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इसको कहा जाता है। MRBM के नाम से जानी जाएगी, अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल। ऑब्वियसली दो स्टेजेस है इसमें। सबसे पहले ठोस ईंधन वाली हैं, जो आपके सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल्स में जनरली देखा जाता है, तीव्र गति से ये मार करती हैं, ट्रक के माध्यम से लाई ले जाई जा सकती है क्योंकि ये मीडियम रेंज है। अतएव यहाँ पे आप देखेंगे कि मात्र 1000 से 2000 किलोमीटर की दूरी तक ही यहाँ पे निशाना स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि भार भी ज़्यादा नहीं, मात्र 1000 किलोग्राम का यहाँ पे भार लेकर के वो चल रहे हैं। और अग्नि प्राइम जो है वो डबल नेविगेशन जो है इसमें रहने वाला है और मार्गदर्शन के लिए अलग से एक प्रणाली होने वाली है। सो गाइडेड मिसाइल के अंतर्गत इसकी श्रेणीगत किया जा सकता है। और ऑब्वियसली यहाँ पे DRDO जो है, इसका जो इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत ही इसका निर्माण किया जा रहा है। अब अग्नि प्राइम जो है एक तरीके की नई मिसाइल है, जैसे अपने पास में ऑलरेडी अग्नि 3 मिसाइल तो है ही, तो इसके समान ही ये दिखती है, लेकिन वजन जो है इसका आधा है। और इसी कारण जो पुरानी पीढ़ी की मिसाइल है, जैसे जितने भी पृथ्वी है, अग्नि 2 है ना, अग्नि 4 है, इन बैलिस्टिक मिसाइलों के बदलने के लिए जो यहाँ पे कई सारी चेंजेस के प्रपोज्ड है ना, कि सर हर चीज़ में अपडेट होना चाहिए। हमारे इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो पृथ्वी हैं, अग्नि हैं, ठीक है ना, ये जो अन्य अन्य मिसाइल्स हमने बनाई हैं, इनकी प्रणोदन प्रणालियाँ हुई है ना, यहाँ पे इनकी रॉकेट मोटर केसिंग हुई, यहाँ पे इनका बेहतर नेविगेशन सिस्टम हुआ, इनका मार्गदर्शन प्रणाली को बेहतर करना। अच्छा, जब हम ये अग्नि प्राइम या फिर इसको हम अग्नि P मिसाइल भी लिखते हैं, अग्नि प्राइम या अग्नि P मिसाइल भी लिखते हैं, तो यह अग्नि 5 है, अग्नि प्राइम है, ये चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के खिलाफ भारत की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटरिंग पावर हो सकती है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कम शक्ति चाहिए होगी हमको, क्योंकि हमारा दुश्मन ज़्यादा दूर नहीं, सीमा साझा होती है उत्तर के अंदर भी हमारी इन दोनों से। अतएव यह चीज़ ध्यान रखने योग्य है कि ऐसे स्ट्रैटेजिक वेपन्स जो कम दूरी में सटीक परिणाम दे सकें, जैसे कि अग्नि प्राइम, अग्नि P मिसाइल, अग्नि 4 मिसाइल, अग्नि 5 मिसाइल, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, प्रतिरोधक क्षमता भारत की बढ़ाने वाली है। ये सारा जो मामला चल रहा है ना, ये सारी मिसाइल्स हम कहाँ बना रहे हैं? इन सारी मिसाइलों का निर्माण किया गया है दोस्तों इंटीग्रेटेड, किसमें? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में। और ये अब्दुल कलाम जी के टाइम का ये प्रोजेक्ट है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे मुख्य लक्ष्य मिसाइल रक्षा प्रणालियों को बनाया गया, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो है ज़्यादा दूरी तक मारक क्षमता हो, सटीक हमले हम कर सके। अग्नि प्राइम और अग्नि 5 भी एक तरह की बैलिस्टिक मिसाइल ही आपके पास में। अब इनमें क्या है कि इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत आज से ही नहीं, आज से लगभग मैं कह सकता हूँ 4 दशक पहले 1980 के दशक में जो है यहाँ पे इसका निर्माण जो है मित्रों शुरू हो चुका था। इंटीग्रेटेड, आज इस पे एक शॉर्ट नोट लिखोगे, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IGMDP पे एक शॉर्ट नोट लिखोगे, आधे पेज का लिखोगे, कब शुरू हुआ, इसमें कौन कौन सी मिसाइल बनी, प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली कल्पना जो है माननीय APJ अब्दुल कलाम ने की थी, आगे जाके इनको मिसाइल मैन की संज्ञा भी दी गई, क्योंकि मिसाइल प्रौद्योगिकी में भारत को इन्होंने आत्मनिर्भर बनाया था। 1983 में भारत सरकार के द्वारा ही अनुमोदित किया गया और मार्च में 2012 में जो है यह पूरा हुआ। सो यह प्रोग्राम अगर आप देखेंगे, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1983 से लेकर के कब तक चला, 2012 तक। अब जो अपनी मिसाइलें कौन कौन सी डेवलप हुई, 5 मिसाइलें डेवलप हुई। इन 5 मिसाइलों को हम एब्रीविएशन में पटना कह सकते हैं, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। पृथ्वी मिसाइल है वो कम दूरी की, सरफेस टू सरफेस, इसको सैम कहते हैं, सरफेस टू सरफेस, है ना। तो यहाँ पे सरफेस टू सरफेस जो है ये मिसाइल होने वाली है, एक सतह से दूसरी सतह पे मार करने के लिए। और अग्नि मिसाइल जो है आपके पास में, ये क्या है, ये विभिन्न रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स है आपके पास में, इसमें अलग अलग रेंज है ना, छोटी रेंज, बड़ी रेंज आपके पास में। सो ये वाली जो अग्नि मिसाइल रहने वाली है इंटरमीडिएट रेंज की, ये भी SAM ही है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल ही है, बट ये SS मिसाइल लंबी दूरी के लिए। तो पृथ्वी क्या है, कम दूरी के लिए, अग्नि लंबी दूरी के लिए, विभिन्न रेंजेस हैं इसमें भी आपके पास में, ठीक है। अब त्रिशूल मिसाइल क्या है सर, अगर आपको कम दूरी पे निम्न स्तर की सतह पर हवा में मार करने के लिए चाहिए, मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल इनको कहा जाता है, SAM कहा जाता है, सरफेस टू एयर मिसाइल। ज़मीन से मारा, हवा में किसी मिसाइल को मारा, किसी UAV को मारा, किसी फाइटर जेट को उड़ा दिया आपने, तो यहाँ पे आपकी जो है त्रिशूल काम आती है, ये SAM मिसाइल है। नाग क्या है, जो टैंक होते हैं, टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए 3rd जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल है नाग। आकाश,
ये मीडियम रेंज जो है सेम है, सतह से हवा में, सरफेस टू एयर मिसाइल, ये मीडियम रेंज के लिए। त्रिशूल क्या है, कम दूरी शॉर्ट रेंज की है। आकाश क्या है, लॉन्ग रेंज की है, मध्यम रेंज की है, मीडियम रेंज की है आपके पास में। ठीक है सर, तो पटना याद रहेगा, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम याद रहेगा, कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया, कब कंप्लीट हुआ, कौन कौन सी 5 मिसाइलें थी इसके अंतर्गत, याद हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, अब इसके आगे और बढ़ते हैं। जैसे मिसाइल टेक्नोलॉजी में हमने भारत का नाम किया ना, ठीक वैसे ही मित्रों जीन थेरेपी में भी भारत का नाम हो रहा है। क्या आपको पता है कि भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी ने अभी आईआईटी बॉम्बे के लिए में कैंसर के लिए जो भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की है। देखिए जीन थेरेपी का क्या मतलब हुआ कि सर कोई भी बीमारी होती है, जैसे कैंसर भी एक बीमारी है जिसमें कोशिकाएं जो हैं उनमें अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लग जाती है। अब मित्रों ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, हाउ यू आर गोइंग टू कंट्रोल इट। सो टू कंट्रोल इट, आपको यहाँ पे कोई डिसफंक्शनल जीन है, डीएनए है ना, जहाँ पे एरर्स या एरनियस जो हैं जेनेटिक एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है। तो डीएनए से जो आरएनए बन रहा है और आरएनए से जो प्रोटीन या एंजाइम बन रहा है और उसका जो फंक्शन, उसका जो कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, मेन बात इस चीज़ के ऊपर है। तो अगर हम उस डीएनए को, उस जीन को पहचान पाए जिसकी उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के कारण कैंसर जैसे रोग हो रहे हैं, तो क्या हम व्यक्ति विशेष में उस जीन की उपलब्धता या उस जीन की अनुपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए जीन थेरेपी का प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सो ये हमने पहले ही कार्ट से जो है CRT सेल थेरेपी के बारे में जानकारी ली थी। अब हम भारत में जो है पहला जो ये होम ग्रोन होगा, मतलब यह एक्सपेरिमेंट्स जो हैं आपके पास में, काइमरिस्ट एक्सपेरिमेंट्स वगैरह, ये पहले भी विश्व में किए गए, यूरोप में है, यूएसए में है, चाइना में है, ज्यादातर जापान में है, दे आर बीइंग डन एक्सटेंसिवली वेरी वेल सर। बट भारत की अगर बात की जाए तो वी आर स्टिल वेरी बैक। तो यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे ने और हमारा एक अलग से टाटा मेमोरियल सेंटर है, इन्होंने मिलकर के, दोनों ने संस्थानों ने मिलकर संयुक्त साझा कार्य करते हुए जीन बेस्ड थेरेपी बनाई है और जो पूरी तरीके से डिफरेंट टाइप के कैंसर्स को क्योर कर सकती हैं और वो पूर्णतः भारत में बनी है। तो कौन सी सेल थेरेपी यहाँ पे होगी? CAR-T सेल थेरेपी होगी, जो कि चिकित्सा विज्ञान में असाधारण प्रगति में से एक है। आपके पास में सबसे ज़बरदस्त, सबसे शानदार चीज़ों में से ये कार्ड थेरेपी होने वाली है दोस्तों आपके पास में। और सबसे बड़ी चीज़ तो क्या है आपके पास में कि ये विकसित देशों के पास में है ना। पर अगर यहाँ पे खुशी, ये हमारे लिए खुशी की बात ये है कि भारत में जब ये लॉन्च हुई है तो ये बताया जा रहा है कि भारत में तो हम इसको सबसे सस्ता कर सकते हैं। बाहर किसी को जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड या फिर जीन थेरेपी से रिलेटेड इलाज कराना है भाई, मिलियंस लगेंगे, हजारों लाखों डॉलर लगेंगे। अरे हमारे यहाँ पे इतना नहीं लगेगा। मतलब ये सोच के चलो मेडिकल टूरिज्म भी भारत में भविष्य में बढ़ाया जा सकता है इस डोमेस्टिक जीन थेरेपी के माध्यम से, और इसी माध्यम से हम मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी चीज़ों को भी प्रदर्शित कर सकते हैं, रिलायंस बना सकते हैं। हम भारत में पहले ये जो कार्ड सेल थेरेपी हम लोग लेके आ रहे हैं, आईआईटी मुंबई और टाटा मेमोरियल फंड होने वाला है आपके पास में, और पिछले 3 दशकों में आईआईटी मुंबई जो है इस पर लगातार रिसर्च कर रहा था, और 3 दशकों की रिसर्च का, अनुसंधान का ये फल है कि अभी हम भारत में पहली घरेलू जीन थेरेपी लेके आने वाले। जीन थेरेपी मतलब कोई भी बीमारी है तो जो दोषपूर्ण जीन है उसको हम रिप्लेस कर देंगे। कोई डीएनए का अंश जो एक प्रोटीन का निर्माण करता है उसे जीन कहा जाता है, और वह जो जीन है जो डीएनए में जो कोड दे रहा है, वह डीएनए का कोड अगर वो गलत दे दे, उसके कारण दोषपूर्ण कहीं न कहीं बीमारी पैदा हो रही है शरीर में, तो हम उस गलत डीएनए के जीन को ही विस्थापित करें, प्रतिस्थापित करें, रिप्लेस कर दें। राइट। तो इस दृष्टिकोण से भी हमारी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वह क्लियर हो जानी चाहिए। आई होप ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर है। किस किस को क्लियर हो रही है कमेंट करके बता दो मेरे को एक बार कि यस वी आर क्वाइट क्लियर ऑन दिस। इफ़ वी आर नॉट क्वाइट क्लियर ऑन दिस, यू कैन स्टिल डू लेट मी नो। अपार्ट फ्रॉम इट वी आर टॉकिंग ऑफ, द कार्ट। अब कार्ट सेल थेरेपी क्या है? कार्ट सेल थेरेपी है काइमरेज एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। तो काइमरेज एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी को ही शॉर्ट फॉर्म में कार्ट थेरेपी कहा जाता है, एक ही इसका नाम पूछा जा सकता है। और कई जैसे आपके वाइट ब्लड सेल्स में अगर कैंसर है तो उसे ल्यूकेमिया कहा जाता है ना। लसिका प्रणाली में अगर कहीं है तो उसे लिम्फोमा कहा जाता है। तो कार्ट सेल थेरेपी जो है इसे कहीं ना कहीं लिविंग मेडिसिन भी कहा है। क्या कहा जाता है कार्ट सेल थेरेपी को? जिसे अक्सर लिविंग मेडिसिन भी कहा जाता है। सो कार्ट की फुल फॉर्म याद रखना, व्हाट इज़ लिविंग मेडिसिन, जीवित दवाएं किसे कहा जाता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नाउ मूविंग अहेड, द नेक्स्ट हेडिंग फॉर all of us here
इट इज़ एआई सुरक्षा पर अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण किस दृष्टिकोण से दोस्तों? महत्वपूर्ण इस दृष्टिकोण से है क्योंकि एआई जो है वो भारत का ही नहीं विश्व का भविष्य है। और हमें पता है, जस्ट अ सेकेंड, यस। सो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश ऑब्वियसली विकसित है, इन्हें पता है कि क्या रेमिफिकेशन हो सकता है, क्या प्रभाव हो सकता है इन सब चीज़ों का। तो इन लोगों ने कहा कि भाई हम सब लोग साथ में एक सुरक्षा परीक्षण को लेकर के एक समझौता कर लेते हैं। हम करते हैं कि कहीं भी हम एआई को अगर भविष्य में लेके आएंगे, चाहे हम यूरोप में लाए, चाहे हम अमेरिका में लेके आए, चाहे हम यूके में लेके आए, हम हमेशा इसकी सेफ्टी को लेकर के जो हैं साथ में काम करेंगे। और जब हम इसकी सेफ्टी को लेकर के साथ में काम करने वाले हैं तो यहाँ पे एआई सुरक्षा पर जो है साथ में एक अधिनियम बनाने की बात कही, क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो है वो कह रहा है कि सर हम तो कानून बनाएंगे और जितने भी हमारे सदस्य देश है उन सबके बीच में एक एग्रीमेंट करवाएंगे और इससे भी हम एआई के लिए सुरक्षा उपाय कर सकते हैं, क्योंकि एआई सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी है। भविष्य में देखिएगा डीप फेक जैसी चीज़ें होने लग गई हैं, है ना? क्या सही है, क्या गलत है, क्या रियल है, क्या फेक है, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट येट। सो यहाँ पे एआई मॉडल जैसे सिस्टम्स हैं, उनसे जुड़ी क्षमताएं, उनके जोखिम हैं, इनके बारे में हमें बात करना जरूर चाहिए। और यहाँ पे एआई सुरक्षा पर अमेरिका और ब्रिटेन ने तो पहले से ही काम करना शुरू किया है, पर अब यहाँ पे क्या है कि हम साथ में आकर के काम करेंगे। ऐसा नहीं कि हमारा टेस्टिंग अलग चल रहा है, आपका टेस्टिंग अलग चल रहा है। तो हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका आदान प्रदान होगा, हमारे डेटा का आदान प्रदान होगा, हम मॉडल को संयुक्त परीक्षण अभ्यास करने वाले हैं, ठीक है ना? क्योंकि कई सारे जोखिम भी हैं एआई के साथ में। एआई तंत्र का जैसे जैसे प्रसार होता जा रहा है आपके पास में, हम गलत सूचनाएं भी जनता तक पहुंचती जा रही है। उन गलत सूचनाओं को डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे, इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स पे, एथिकल प्रिंसिपल्स पे कैसे बेसिकली सुधारा जा सकता है। तो एक अखंडता, जैसे इलेक्शन की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, प्रोफेशनलिज्म की बात करें, ये सारी सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाए रखना भी बहुत ही महत्वपूर्ण अंश, बहुत ही महत्वपूर्ण सा हिस्सा हो जाता है। सो एआई सुरक्षा पे ऑलरेडी यूएसए हैं, यूके हैं, ये साथ में आएंगे। इनकी एआई सुरक्षा परीक्षण के सारे सुरक्षा संस्थान साथ में मिलकर के कार्य करने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं तीर्थ यात्रा पर एक प्रतिबंध लगा है। रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किया गया है पिलग्रिम्स विजिटिंग द अहोबिलम श्राइन इन द नल्ला मल्ला फॉरेस्ट। देखिए नल्ला मल्ला वन आंध्र प्रदेश की बात की जा रही है, इसमें है अहोबिलम मंदिर। देखो ये वाला मंदिर है अहोबिलम मंदिर। यहाँ पे तीर्थ यात्रियों पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। बोले सर क्यों प्रतिबंध लगा दिया गया है? देखिए वन विभाग क्या कहता है कि अहोबिलम में श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी देवस्थानम में मंदिर में आने वाले आगंतुकों पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। यह मंदिर नल्ला मल्ला के जंगल के भीतर है। 9 अलग अलग मंदिरों का एक समूह है। तो आपके पास में जो ये अहोबिलम मंदिर के तीर्थ हैं, यह टोटल कितने हैं आपके पास में? 9 अलग अलग टेम्पल्स का ग्रुप है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भी इस क्षेत्र में उपस्थित है, जिसे 1983 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। क्योंकि यहाँ पे पर्यावरण का दृष्टिकोण लिया जा रहा है, तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 भी पता होना चाहिए कि उसके अनुसार ये अहोबिलम राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण भी है ना? तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने इसे बाघ संरक्षण प्राधिकरण या फिर टाइगर रिजर्व भी घोषित कर चुका है आपके पास में, क्योंकि काफ़ी दुर्लभ वनस्पतियाँ यहाँ पे जैसे लाल चंदन है, तेंदुए, हरिण है, इनका यह आवास है। इस क्षेत्र में 5 टाइगर्स या बाघ भी देखने को मिलते हैं दोस्तों। अब ये प्रतिबंध के कारण क्या है? सर सबसे पहला कारण है गर्मी। गर्मी के कारण जंगली जानवरों की आवाजाही प्रभावित हो जाएगी आपके पास में अगर आप जाएंगे, और उनका जो है मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट हो सकता है। दूसरा यहाँ पे बताया जा रहा है जैसे पाउच है, पानी है, चाय कप की बोतलें हैं, इन पे प्रतिबंध लगा दिया। कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखा आएगा आपके पास में जो शीतल बेस कैंप पे यहाँ पे जमा करना होगा, आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। अगर आपको तीर्थ यात्रा में अहोबिलम में जाना है तो ये सारी फालतू कचरे पट्टे वाली चीज़ें साथ में नहीं लेके जानी है। और यहाँ पे रात्रिचर जानवरों की आवाजाही के कारण जो मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट होते हैं, मानव पशु संघर्ष होने की संभावना है, इसीलिए रात भर रुकने के ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया है। कि दिन में जाओगे, पहली बात कर दी, गर्मी के टाइम नहीं जाओगे, दूसरी बात कर दी कचरा नहीं फैलाओगे, और तीसरा रात में नहीं जाओगे। और यहाँ पे इस मंदिर के अंदर कई बार पशु बलि दी जाती हैं, इसलिए विभाग ने ये भी घोषणा की कि ऐसी प्रथाओं को बंद किया जाएगा, है ना, जहाँ पे पशु बलि जैसी प्रथाएं भी
होने वाली है। आई होप इट इज़ क्लियर। 1983 में से टाइगर रिजर्व का दर्जा प्राप्त है आपके पास में। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व और कोर बफर जोन के साथ में कौन सा है? नागार्जुना श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। तो ये प्रश्न बनता है कि नहीं बनता है? कॉपी में लिखो, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। इसी के साथ ये भी लिखो, टाइगर रिजर्व सबसे छोटा कौन सा है। एक और प्रश्न कमेंट में आज मेरे को बताओगे, भारत का सबसे पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है और सबसे लेटेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है। दैट्स इट। अब मित्रों हम लोग बात करते हैं ताइवान में आए हुए भूकंप की। देखिए ताइवान में आपको 2 दिन पहले की न्यूज़ बता रहा हूँ मैं, लगभग 4 तारीख के करीब की है। कल रिपोर्ट्स में भी आई थी, परसों शाम की न्यूज़ है, पर कल अखबारों में छपी हैं और आज हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ताइवान में भीषण भूकंप आया जिसमें 9 लोगों की मौत हुई, 800 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं और कईयों को शेल्टर हाउस में ले जाया जा रहा है। और यहाँ पे तीव्रता बताई जा रही है 7.2। 7.2 तीव्रता का जो भूकंप, बहुत ही खतरनाक भूकंप है आपके पास में। और यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स के जियोलॉजिकल सर्वे ने इसे 7.4 की तीव्रता का भूकंप में दर्ज किया है। तो गोज़ विदाउट सेइंग बहुत ही खतरनाक है। ईस्टर्न ताइवान में जो है इसका केंद्र या फिर इसका एपिसेंटर देखने को मिल रहा है। और क्योंकि ये परिप्रशांत क्षेत्र में आता है, अतः पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आने के कारण यहाँ पे भूकंप का खतरा तो बना ही रहता है आपके पास में, क्योंकि दुनिया के 90% भूकंप जो है इसी परिप्रशांत अग्नि वलय के अंदर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आता है। क्योंकि जो पैसिफिक है आपका, वह यहाँ पे यूरेशियन प्लेट से लगातार क्या करता है? टकराता रहता है। और इस टकराने के कारण क्या हो गया, यहाँ पे अर्थक्वेक हैं, वोल्केनो हैं, ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। तो पैसिफिक के चारों तरफ ही आपको जो है अर्थक्वेक और वॉल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलने वाली है। आई होप दिस पॉइंट इज क्वाइट क्लियर। दैट्स इट। कुछ क्वेश्चंस हैं, लेट अस सॉल्व दिस। सबसे पहला क्वेश्चन है आज अभ्यास का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वर्तमान स्थिति में से क्या प्रभावी ढंग से काम कर रही है। सो यहाँ पे 5 ऑप्शन हैं आपके पास में, जल्दी से इसका आंसर देंगे। यू हैव 10 सेकेंड्स। यस, सो हियर द ऑल ऑफ दिस आर राइट। जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को कम करना हो, है ना, शॉर्ट स्टोरीज बनाना हो, डिजीज़ के डायग्नोसिस से लेकर के टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जेशन से लेकर के वायरलेस ट्रांसमिशन करना हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, ठीक है ना। सो विद्युत ऊर्जा का वायरलेस ट्रांसमिशन जो है, क्या ये भी इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रभावी ढंग से प्रभावित कर रहा है? यस, इट इज़ डूइंग इट। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, निम्न में से कौन सा कथन मानव शरीर में बी सेल्स टी सेल की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। देखिए यहाँ पे ये रोगजनक से होने वाली बीमारियों से हमें बचाते हैं। दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीज कॉज्ड बाय पैथोजन। तो बॉडी में जो बी सेल्स हैं, टी सेल्स हैं, ये इम्यून सिस्टम की कोशिकाएं हैं। तो कोई भी बैक्टीरिया आया, कोई भी वायरस आया, कोई भी फंगस आया, किसी भी प्रकार का जीवाणु है ना, उसके ऊपर ये बी सेल टी सेल आक्रमण करके उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। अगला प्रश्न है हमारा, टाइगर रिजर्व में किसका क्षेत्र क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत आता है? कॉर्बेट, रणथंभौर, नागार्जुना और सुंदरबन। इसमें से अभी हमने पढ़ा ना, नागार्जुना सागर आता है आपके पास में। क्यों नागार्जुना सागर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत क्यों आता है भैया आपके पास में? क्योंकि सर यहाँ पे जो उपस्थिति है वो बहुत ही कम है और एरिया धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अगला प्रश्न है बैलिस्टिक मिसाइल से रिलेटेड। इसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो दोनों ही कथन जो है गलत है। बैलिस्टिक मिसाइल अपनी पूरी उड़ान के दौरान सबसोनिक गति से जेट चलित हैं, जबकि क्रूज मिसाइल केवल उड़ान की प्रारंभिक चरण में रॉकेट चलित है। ये गलत हो गया, उल्टा बता दिया। बैलिस्टिक का क्रूज में, क्रूज का बैलिस्टिक में बता दिया। अग्नि 5 एक मध्यम दूरी की नहीं सर, लॉन्ग रेंज है आपके पास में, ठीक है ना, लॉन्ग रेंज है। और ब्रह्मोस एक सॉलिड होते हैं, ये भी गलत हो गया आपके पास में। ठीक है, इस क्लास को आप डाउनलोड कीजिए यहाँ पे और आज पढ़िए। देखिए 2 दिन के लिए थोड़ा सा बाहर हूँ मैं, एंड हैंस आई विल बी गिविंग यू द हिंदू इन दिस वे, और ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहेगा आपके पास में। आई होप आप मेरा जो होमवर्क है उसको ज़रूर कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और होमवर्क देना चाहता हूँ कि भारत के संविधान का भाग 3 कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 जो है, उसमें कितने आर्टिकल आते हैं, उसमें कितने आर्टिकल आते हैं आपके पास में। ठीक है, इन आर्टिकल्स को आपको नंबर से याद करना है ना, प्रॉपर नंबर देना है और उस पर 2 लाइन्स याद करनी, एटलीस्ट 2 लाइन हर आर्टिकल की याद होनी चाहिए, है ना। किसके बारे में, 14 किसकी, 17 किसकी, 21 किसकी, 25 किसकी, 32 किसकी बात कर रहा है, याद करो।
ठीक है, और लिख के बताएगा कमेंट में तो मैं उसे पिन भी करूँगा। थैंक यू, जय हिंद, सरदा शक्तिशाली, गॉड ब्लेस यू ऑल। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड ड्रॉप अ कमेंट ऑफ योर फीडबैक। जय हिंद।